हमारे साथ हैं कृषि प्रधान राज्य के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। सर, सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभकामनाएं। सर, आपने नववर्ष का आगाज़ जो है वो कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके किया। क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो उनको दिए गए और क्या बड़ी सौगात जो है वो नववर्ष पे तमाम प्रदेशवासियों को जो है वो मिलेगी? देखिए, हमारी सरकार का फैसला था, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का, जो पिछला सीजन था उसमें सूखा था। पिछले साल में सूखे की वजह से किसान की जो प्रोडक्शन थी, पैदावार प्रभावित हुई थी। उसको ध्यान रखते हुए 2,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से हमारी सरकार का फैसला था। हमने अब तक जैसे हमने 90 करोड़ कल जारी किए थे, ये कुल मिला के 890 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं और कुछ ये भी 70-80 करोड़ रुपया और भी जारी हो सकता है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद करेंगे उसको। ये हमारी सरकार समय समय पे किसान को मदद करती है, चाहे उसकी फसल मरे फ्लड से, ओला से, वो उसी तरह से सूखे से। सरकार हमेशा किसान के साथ है। और जो मैं समझता हूँ भाई, नए साल में आप पूछ रहे हो हमारे से, हम कहना चाहेंगे भी जो MSP है वो कंटिन्यूस रहेगी। इसकी नोटिफिकेशन होगी। जितनी भी फसलें हैं, 23-24 फसलें हैं जो हमारी MSP पे खरीदी जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपने एनिमल हस्बेंड्री का जिक्र किया, मछली पालन का जिक्र किया। इनके अंदर क्या कुछ व्यापक परिवर्तन जो हैं वो देखने को मिलेंगे और किस तरीके से ये तमाम जितने भी इस काम में कार्यरत लोग हैं उनको क्या कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो आगामी दिनों में मिलने जा रहे हैं? देखिए, अब ये जो पशुपालन है, हमारी सरकार ये फैसला कर चुकी है, अभी जितने भी पशु बेसहारा पशु हैं उनको गौशाला, गौ अभ्यारण्य जो खुले में, उनको एक जगह इकट्ठे करेंगे, सड़कों पे नहीं छोड़ेंगे उनको, और उनके रहने का, खाने का, चारे का पूरा प्रबंध करेंगे। ये हम 1 साल के अंदर इसको पूरा कर लेंगे। कोई इसमें कोई पशु सड़क पे नहीं बाहर नजर आएगा। तो दूसरा, हमारी जो है पराली की समस्या थी, जैसे किसान भाई पैडी की फसल करते हैं, उसमें पराली जो है कहीं कहीं उसको आगजनी के केस आते हैं। अब हमारी सरकार ये सोच रही है, हमारा विभाग भी अगले साल कोई 1 एकड़ में भी कोई ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए सरकार पूरा प्रबंध कर रही है। सब्सिडी देगी ट्रैक्टरों पे भी, और हम जो हमारे जो रूटावेटर हैं उन पे जो सुपर सीडर है उस पे और उसके साथ साथ हम किसानों को 1,000 रुपये पर एकड़ पराली का अपने खेत में खपाने के लिए भी देते हैं। और उनका खर्चा ये उसको बढ़ाने के भी विचार है, अभी बजट में उसका फैसला भी करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे काम हम ऐसे कर रहे हैं जो किसान के हित में हो और जनता के हित में हो। इसके अलावा सर, किसानों का जिक्र किया, तो किसानों का जिक्र करते ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रतन मान सिंह जो उन्होंने कल जो है वो करनाल के अंदर बैठक करी और सीधे तौर पर कहा कि 3 जनवरी को टोहाना के अंदर किसानों की महापंचायत जो है वो की जाएगी किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर। किस तरीके से देखते हैं कि पंजाब के किसानों का जो धरना प्रदर्शन है, क्या उसकी आग अब भड़कते भड़कते हरियाणा तक पहुँच रही है? देखिए, किसान यूनियन किसानों की बात करती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सरकार अपना काम करती है, लेकिन हमारे प्रदेश में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो किसानों ने डिमांड की और पूरी ना की हो। पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी ने हर बात को बड़े तरीके से सॉल्व किया और किसान भाई हमारे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में एक दिन पंजाब बंद जो है वो उसका आह्वान भी किया गया था और बाकायदा पंजाब बंद रहा भी। तो अब आगे की क्या अपडेट रहने वाली है और किस तरीके से इस मुद्दे को जो है वो सुलझाया जा सकता है? हरियाणा का रोल किस तरीके का रहने वाला है और हरियाणा क्या कुछ एक तरीके से सुझाव जो है वो पंजाब को दे सकता है? देखिए, जैसे भी कोई एजुटेशन चलता है किसी प्रदेश में, अगर वो लंबे समय तक चलता है, उसका नुकसान प्रदेश को ही होता है। प्रदेश की जो इंडस्ट्री है वो उनके मन में शंका पैदा हो जाती है, अभी यहाँ हमारा कारोबार ठीक नहीं चलेगा, वो दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो जाती है। एजुटेशन तो चलता है, लेकिन एजुटेशन के दौरान में प्रदेश को नुकसान भी होता है। हरियाणा में किसान इस बात को समझता है, ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है। अगर यहाँ कोई ज़्यादा लंबे समय तक कोई एजुटेशन आंदोलन चलेगा तो नुकसान तो प्रदेश को होगा। अब पंजाब में एजुटेशन चला हुआ है, किसान भाई लगातार एजुटेशन पे हैं,
आप अगर बारीकी से वहाँ देखें तो वहाँ के राइस मिलर शिफ्ट कर गए, बिहार चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, तो नुकसान किसका है? प्रदेश का और प्रदेशवासियों का। और प्रदेश में किसान है तो नुकसान किसान का। इस बात को समझना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात करें। जहाँ कहीं जनप्रतिनिधि नहीं है तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। हम अपनी समस्या किसको सुनाएं? जहाँ कहीं नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, ये तो छोटे स्तर के हैं। लोकसभा एमएलए से तो इनका एरिया कम पड़ता है, वार्ड टाइप है। जब वो इस बात की मांग करते हैं भाई हम अपनी समस्या अपने प्रतिनिधि को सुनाएंगे, उसका चुनाव कराओ। और कौन सा विधानसभा है पंजाब में जहाँ एमएलए नहीं है? कोई ऐसा प्रदेश है जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, जहाँ मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है? ये चुनाव किस लिए कराते हैं? उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। अगर वो समस्या नहीं सुनते तो चुनाव का फिर डेमोक्रेसी के अंदर कोई लाभ तो नहीं हुआ ना। तो पंजाब में तो पूरे एमपी भी है, एमएलए भी है, मंत्री भी है, मुख्यमंत्री है, उन्हें सुननी चाहिए इनकी बात। आपने सर बातों ही बातों में जिक्र किया नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का। अब हरियाणा के अंदर जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं नगर निकाय के। बीजेपी की कितनी तैयारी है और बीजेपी कहाँ अपने आप को आंकती है इन चुनावों में? तो जीतेगी तो बीजेपी क्यों जीतेगी? इसलिए जीतेगी, हमारी जो प्रदेश का अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली जी, वो कभी रेस्ट ही नहीं करता, वो घूमता रहता है। 22 जिलों में जाता है, सदस्यता मेंबरशिप का रिकॉर्ड तोड़ मेंबरशिप हुई है। एक बूथ पे 150 की मेंबरशिप हुई है। अब हमारे बूथ पे BLA 2 है, हमारा प्रभारी है बूथ का, हमारा बूथ का अध्यक्ष है। हरियाणा में जितने भी बूथ हैं हम समझते हैं भाई सब जगह हमारा संगठन है। और मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, और हमारे सारी जगह एमएलए हैं, जहाँ 47-48 विधायक भी हैं। और समझते हैं सारे काम पे लगे हैं। संगठन मजबूत है तो इसीलिए जीतेगी। कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ा जाएगा। ना सिंबल पे तो और लड़े तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सिंबल पे आज तक तो उन्होंने लड़ा नहीं कभी। आप पिछले रिकॉर्ड खोल के देख लो आप। कह रहे हैं कि सिंबल पे लड़ेंगे तो पार्टी का उनका अपना फैसला है। अच्छी बात है, क्या बुरी बात है इसमें? नव वर्ष के अंदर क्या कांग्रेस का एक तरीके से संगठन मजबूत हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान द्वारा जो जिला अध्यक्षों की संशोधित सूची भेजी गई थी, उस सूची को दीपक बावरिया द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। और क्या लगता है आपकी कांग्रेस का संगठन हरियाणा के अंदर बन भी पाएगा या उसको लेकर अभी भी इफ एंड बट्स की ही राजनीति चलती रहेगी? देखिए, आप इस मसले में ज़्यादा जानते हो। आपको पता है अभी वो सूची उन्होंने मान्य नहीं करी, रद्द कर दी। तो यही संगठन है, संगठन बन नहीं पाया, विपक्ष का नेता बन नहीं पाया, बूथ पे कोई है नहीं, तो चुनाव की बात तो फिर ऐसे ही वैसे रुड़ जाएगी। तो क्या नव वर्ष में विधानसभा में नया LOP मिल जाएगा या फिर उसके लिए भी अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, वो तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। नहीं, उसके बारे में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातचीत जो है वो LOP को लेकर हुई है और हमेशा जो है वो कांग्रेस बीजेपी शासित राज्य का जो है वो हवाला देती आई कि वहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा समय तक जो है वो LOP नहीं चुना गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप एक बात तो कह सकते हो, जहाँ ये आ जाती है वहाँ से जाती नहीं। और कांग्रेस जहाँ से जाती है वहाँ दोबारा नहीं आती। एक ऐसे स्टेट के अंदर जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं जहाँ पर ना कांग्रेस है ना बीजेपी है। मैं दिल्ली का जिक्र कर रहा हूँ। दिल्ली में किस तरीके का माहौल जो है वो नज़र आ रहा है? क्योंकि जुबानी जंग आप नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है वो एक तरीके से शुरू हो चुकी है। देखिए, हमारा संगठन है दिल्ली में, जो भी ट्रायंगल फाइट आएगी, ट्रायंगल फाइट में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, अपने ही सरकार बढ़ेगी दिल्ली में भी। आपकी जिम्मेवारी लगाई है दिल्ली चुनावों के लिए? हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, वो तो संगठन लगाता है ड्यूटी जिसके लगाएगा। तो लेकिन सब दिल्ली के राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता सब लगते हैं। तो आप कब जा रहे हैं? जब पार्टी का आदेश होगा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री शाम सिंह राणा, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय बड़ी ही बेबाकी के साथ रखी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।